Hello, my dear aspirants of RPSC second grade. I am back with your new topic. और आज का जो टॉपिक है वो हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिटरेरी ट्रॉप्स ऑफ द एजेस ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री. तो इनमें जो है आपका जो अक्वेंटेंस विद लिटरेरी आप कह सकते हो पीरियड्स, उस टॉपिक के बारे में है हमारा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे जो है एजेस को बाइफरकेट किया गया, यानी जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उसको कैसे आपको बाइफरकेट करना है, ये आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी. सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, देखिए यहाँ पे आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 450 टू 1066, जिसको बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है. इसमें ऑरल ट्रेडिशन था, यानी रिटन नहीं था. हीरोइक टेल्स होती थी, रिलीजियस वर्क्स होते थे, सब कुछ ऑरली होता था, जिसमें एंग्लो सेक्शन पोएट और वनरेबल बीड जैसे बेओवुल्फ है, एक्सक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल है, ये जो वर्क्स हैं बीड का, और जो आप कह सकते हो बेओवुल्फ जो है एनोनिमस राइटर होता है. तो बेओवुल्फ और जो ये बीड हैं, इसको ब्यूटीफुल पोएट भी कहा जाता है. तो ये जो है हमारे ओल्ड इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते हैं. तो 1066 तक जो है हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है. फिर चौसर की एज में हमारे पास आएगा मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसमें इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज को आप कह सकते हो थोड़ा सा वो मिला था, इन्फ्लुएंस दिया जाने लग गया था. तो इस मिडिल इंग्लिश पीरियड का अगर हम बात करें तो 1066 टू 1500 का जो पीरियड है वो हमारा क्या कहलाता है, मिडिल इंग्लिश पीरियड. जॉफ्रे चौसर का, टॉमस मैलरी का वर्क है मॉडी आर्थर, और इसका चौसर का है कैंटरबरी टेल्स. तो ये आपको थोड़ा सा बिफोर योर रेनेसा पीरियड पता होना चाहिए. सो अभी जो आपका आरपीएससी ग्रेड 2 है, वैसे तो यहां से शुरू है रेनेसा पीरियड से, जो आपको जो है विद राइटर्स, देयर मेजर वर्क्स, उनके फेमस जो हैं कोटेशंस, ये सब आपको पता होनी चाहिए. बट अभी आप डिस्कस करेंगे लिटरेरी पीरियड, जिसमें सबसे पहला रेनेसा पीरियड जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है आपका 1500 टू 1600. अब इसमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड क्लासिकल आइडियाज, ह्यूमनिज्म. देखिए थोड़ा सा आपको अनक्लियर होगा, मे बी आपको इसमें पढ़ने में थोड़ा ब्लर फील हो रहा होगा, बट इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड इसी को हम डिटेल में देखेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल आइडिया यहाँ पर दे रही हूँ. इसमें क्या था, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, यानी रेनेसा का मतलब रीबर्थ किसका, जो क्लासिकल लर्निंग थी उसका, क्लासिकल जो आइडियाज थे, जो ह्यूमैनिज्म था, ठीक है, राइज ऑफ ड्रामा एंड द पोएट्री. तो इन सब का जो है रीबर्थ हुआ था, आप कह सकते हो रेनेसा पीरियड. और इसमें आपके एलिजाबेथन राइटर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, शेक्सपियर और मार्लो. तो आपको पता है एचओकेएम के लिए, रोमियो जूलियट के लिए आपके शेक्सपियर हैं, डॉक्टर फोस्टस के लिए क्रिस्टोफर मार्लो हैं, और ये रेनेसा राइटर्स कहलाते हैं क्योंकि इनके जो वर्क्स थे वो क्या थे, ह्यूमन सेंटर्ड थे, है ना. ह्यूमन की जो अचीवमेंट्स है उनके बारे में बात करते थे विलियम शेक्सपियर और मार्लो के वर्क्स. देन वी हैव रेस्टोरेशन पीरियड. इनका आपको ये याद रखना है 1660 टू 1700, यानी ये आपस में ओवरलैप भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. रेस्टोरेशन पीरियड जो है दैट स्टैंड्स बिटवीन 1660 टू 1700. इसमें रीस्टोर हुआ था क्या, मोनार्की, यानी रिटर्न ऑफ द मॉनर्क चार्ल्स टू इसमें रीस्टोर होते, क्योंकि आपको पता होगा चार्ल्स फर्स्ट को जो है बी हेड कर दिया गया था बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगे थे, सुपीरियर देन द गॉड, और खुद को ही गॉड मानने लगे थे. तो वहां के जो लोग हैं, जो प्रजा है, वो परेशान हो गई और उन्होंने उनको बी हेड करवा दिया पार्लियामेंट के थ्रू. तो उनके बाद जो है कौन आए, ओलिवर क्रॉमवेल आए. ओलिवर क्रॉमवेल जो है डिड द सेम थिंग. तो उसके बाद में उन्होंने सोचा इससे अच्छा मॉनर्की है, तो उन्होंने चार्ल्स टू को जो है रीस्टोर कर दिया. इसमें जो वर्क लिखे गए उनमें फुल ऑफ विट, सेटायर, और यहाँ पे प्रोज का राइज हो गया था. ये भी आपको ध्यान, ड्रामा एंड पोएट्री आपकी रेनेसा में थी और प्रोज आया था आपका रेस्टोरेशन पीरियड में. देन वी हैव पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट, 18th सेंचुरी, जो एनलाइटनमेंट कहते हैं उसको 1700 टू लगभग 1800. देखिए ये एक मेजरमेंट दिया गया नॉर्मल, वैसे जो है जो न्यू क्लासिकल पीरियड है आपका वो पड़ता है आपका एनलाइटनमेंट 1700 टू 1745. ठीक है, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो. ठीक है, 1745 ये आपका हो गया एज ऑफ ड्राइडन के बाद एज ऑफ पोप, और 1745 से लेकर के लगभग 1798 यानी टिल द रोमांटिक एज आपका पीरियड होता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या सैमुअल जॉनसन की जो एज थी उसको कहा जाता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी. उसके बाद रोमांटिक एज है आपकी 1798 से लेकर के 1832, जब फर्स्ट रिफॉर्म बिल आया था उस टाइम तक का जो टाइम पीरियड है, यानी इसको आप 1798 से कर सकते हैं राउंड अबाउट 1800.
इमोशन, नेचर, इमेजिनेशन एंड द इंडिविजुअल स्पिरिट के बारे में जो है बात की जाने लगी। देन 1832 से लेकर के 1901 तक का जो पीरियड है हमारा, वो है विक्टोरियन पीरियड। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशंस आप देखेंगे, विक्टोरियन चार्ल्स डिकेंस जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, टेल ऑफ टू सिटीज, इसके अंदर किसकी बात करता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ठीक है, सोशल रियलिज्म की। तो आप कह सकते हैं जो विक्टोरियन पीरियड है उसमें रियलिज्म, मॉरल सीरियसनेस, इसने जो है जगह ले ली थी किसकी? इमेजिनेशंस की। उसके बाद मॉडर्न पीरियड है हमारा, इसमें न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, यानी न्यू आइडियाज, एक्सपेरिमेंटेशन, साइकोलॉजी एंड द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स जो है वो मॉडर्न एज में आपको देखने मिलते हैं। और जब वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको पता है कि बहुत से राइटर्स लिखेंगे, कुछ उसको सेलिब्रेट करेंगे, कुछ ऐसे वॉर पोइट्स हैं जो उसके सेलिब्रेट ना कर करके जो उसकी रियल इमेज ऑफ द वॉर, जिसके कारण बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, उसको बताएंगे। तो उसके बाद आएगी हमारी पोस्ट मॉडर्न एज, यानी जो एज ऑफ कंप्लीट ग्लूमीनेस, आप कह सकते सैडनेस, या फिर आप ये कह सकते हो अब्सर्डिज्म, जिसमें आप जो है सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो को सबसे अच्छा एग्जांपल मान सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो फर्स्ट यहाँ पे रेनेसा पीरियड है उसमें शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो हो गए। आपके रेस्टोरेशन पीरियड में ड्राइडन और एफ्रा बेन जो ओरोनोकी के लिए जानी जाती हैं, डेनियल डेफो रॉबिन्सन क्रूसो के लिए, जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स के लिए, ये आपके एनलाइटनमेंट एज से बिलोंग करते हैं। और ये आपके रोमांटिक राइटर्स विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड बायरन जो है वो चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिम के लिए जाने जाते हैं, लॉर्ड बायरन, और ये लिरिकल बैलेड्स के लिए। तो इन राइटर्स को जो है रोमांटिक एज के राइटर्स कहा जाता है। चार्ल्स डिकेंस एंड जो ब्रोंटे सिस्टर्स हैं वो आपकी जो है विक्टोरियन एज में आती हैं। और मॉडर्न एज में आपको दो राइटर्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स याद रखने हैं, टी.एस. एलियट और वर्जीनिया वुल्फ। और आपके कंटेम्प्रेरी राइटर्स में मार्गरेट एटवुड हो गई जो आपकी कैनेडियन राइटर है, चिनुआ अचेबे हो गए। तो ये जो वर्क्स हैं, ये जो आपका टाइम पीरियड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइटर्स अभी आप चाहे ना ध्यान दें, ये जो आपका सीक्वेंस है, बाइफर्केशन ऑफ लिटरेरी पीरियड है, ये आपको ध्यान रखना है। So you can take the screenshot if you want. Moving on to the next slide, Renaissance period. Renaissance period, अब हम बेसिक जो है अपना फर्स्ट टॉपिक से चलेंगे कि रेनेसां पीरियड की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। अब देखिए रेनेसां का मतलब क्या होता है? रेनेसेंस भी कहते हैं इसको, रीबर्थ। ये मिडाइवल टू मॉडर्न थॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल ग्रीक रोमन लर्निंग, ह्यूमैनिज्म, एक्सप्लोरेशन, द प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, प्रिंटिंग प्रेस का जो है आपको ध्यान रखना है, इसी पीरियड में जो है इन्वेंशन हुआ था। रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, इट फ्लोरिश्ड अंडर द ट्यूडर्स, स्पेशली एलिजाबेथ फर्स्ट एंड अर्ली स्टुअर्ट्स। तो आपको रेनेसां पीरियड के बारे में आप कह सकते हैं एलिजाबेथन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ था, जिसको गोल्डन एज ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है, एलिजाबेथन एज को। तो रेनेसां पीरियड जो है वो 1485 टू 1660 आप कह सकते हो लगभग, मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम मिडाइवल टू मॉडर्न थॉट। यानी मिडाइवल जो थॉट था हमारा, जो इंसान ये मानता था कि भगवान ने हमें धक्का देकर छोड़ दिया, भगवान हमें जैसे चलाना चाहता है वैसे वही चला रहा है, हमें पुश कर रहा है भगवान। बट जैसे ही हमारे पास रीबर्थ होता है, हमारे आइडियाज का भी रीबर्थ होता है, हमारे अंदर एक नया जो है इंसाइट होता है कि जो कुछ कर रहा है वो भगवान नहीं कर रहा है, वो इंसान कर रहा है। यानी सेंटर ऑफ द कॉस्मोस कौन बन जाता है? ह्यूमन बन जाता है। ह्यूमन अचीवमेंट्स की बात होने लग जाती है, ह्यूमन के एक्सपेरिमेंट या ह्यूमन की जो लर्निंग है उसकी बात की जाने लगती है। ठीक है, तो की फीचर्स क्या है इसके? ह्यूमैनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल, कि इंसान क्या क्या कर सकता है, उसकी पोटेंशियलिटी की बात करने लग जाते हैं। सेक्युलर थीम्स के साथ साथ कौन से थीम आ जाते हैं? जो क्रिश्चियन वंस हैं वो थीम्स भी आ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट, ब्लेंडिंग ऑफ मिडाइवल ट्रेडिशन विद क्लासिकल फॉर्म्स। जैसे सोनेट है तो सोनेट को पेट्रार्का ने इटालियन सोनेट्स के रूप में लिखा जाने लगा। इंग्लिश लैंग्वेज, एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको एक्सपेंड कर दिया गया, नई नई वोकैबुलरी आ गई। पहले लैटिन और ग्रीक और फ्रेंच और इटालियन होती थी, अब उसकी जगह इंग्लिश लैंग्वेज ने ले ली। गोल्डन एज ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री कहा जाता है। और राइज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, आपको पता है माइटी लाइन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, राइज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स हो जाता है। मेजर ह्यूमैनिस्ट आपको ध्यान रखने हैं, सर थॉमस मोर, जिसको जाना जाता है यूटोपिया के लिए, यूटोपिया इनका वर्क था। ठीक है, और दूसरा है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जो है न्यू अटलांटिस के लिए जाने जाते हैं, नोवम ऑर्गेनम के लिए जाने जाते हैं। तो ये वैसे फ्रांसिस बेकन जो है वो एसेस के लिए भी जाने जाते हैं। तो आपको ह्यूमैनिज्म के बारे में जानना है कि ह्यूमैनिज्म आखिर था क्या। ह्यूमन जो है वो ह्यूमैनिज्म जो है ह्यूमन पोटेंशियल की बात करता है, वो जो है जो ब्लेंड करता है मिडाइवल ट्रेडिशन को क्लासिकल फॉर्म्स के साथ। जो पुरानी जो लैंग्वेज थी उसकी जगह न्यू वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करवा के इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक्सपेंशन करता है। ब्लैंक वर्ड्स का राइज होता है, इसको गोल्डन एज ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री कहा जाता है। तो आपको ये सब बातें जो है इनके बारे में याद रखनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रेनेसां पीरियड है इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका एलिजाबेथन पीरियड,
सेकंड है जैकबिन पीरियड और थर्ड है आपका कैरोलिन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड आपका जो है वो लाई करता है 1558 टू 1603। जैकबियन जो किंग जेम्स फर्स्ट के साथ आया था 1603 टू 1625 और कैरोलिन पीरियड जो है आपका 1625 टू 1649 रहा था। 1649 जिसको ओलिवर क्रॉमवेल का टाइम पीरियड कहा जाता है, कैरोलिन पीरियड। अब देखिए जो आपके एलिजाबेथन पीरियड है उसमें जो राइटिंग्स लिखी जाती थी उसमें ऑप्टिमिज्म था, नेशनलिज्म था, जैसे कि शेक्सपियर के ड्रामाज हो गए, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट हो गया, स्पेंसर की फेरी क्वीन हो गई जो सेलिब्रेट करती है एलिजाबेथ फर्स्ट के रेन को, सिडनी हो गया, फिलिप सिडनी का आर्केडिया फेमस है, मार्लो का डॉक्टर फोस्टस हो गया। तो आप कह सकते हो कि एलिजाबेथन पीरियड जो है वो ऑप्टिमिज्म और नेशनलिज्म के ऊपर बेस्ड अपने वर्क्स को लिखा करते थे। जैकबिन ड्रामा थोड़ा सा डार्क और मोर सिनिकल हो गया था। जैकबिन ड्रामा जो है उसमें ब्लडशेड, रिवेंज ट्रेजेडीज उन्होंने उनकी जगह ले ली थी। और कैरोलिन पीरियड जो है इसमें मिल्टन के अर्ली वर्क्स आते हैं और आपको पता है कि 1642 में थिएटर्स जो हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं बाय द प्यूरिटन्स और ये कहा जाता है कि ये लोग करप्ट कर रहे हैं सोसाइटी को, इसलिए थिएटर को जो है बंद कर देना चाहिए। तो 1642 में जो है थिएटर को क्लोज कर दिया जाता है। बाद में जाकर के 1660 में जब रेस्टोरेशन पीरियड आएगा तो फिर से जो है थिएटर्स आपके ओपन हो जाएंगे। आई होप यू गॉट दिस स्लाइड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपके पास जो है मेटाफिजिकल। अब सबसे पहले आपको एक बात याद रखने की, मेटाफिजिकल पोइट्री जो है ये जो पीरियड है इस टर्म को कॉइन किसने किया था? कॉइन बाय ड्राइडन, ठीक है। उसके बाद इसको जॉनसन, यानी वैसे जनरली जो है इसको कहा जा सकता है कि मेटाफिजिकल जो पॉम है जो पोएट्री है इसको जॉनसन ने ही क्या किया था? कॉइन किया था। ये ध्यान रख लेना आप। ये स्कूल ऑफ पोएट्री थी, ठीक है, ये कोई पीरियड नहीं था, ठीक है, एसोसिएटेड विद जॉन डन एंड हिज फॉलोवर्स, यानी जो कैवेलियर पोएट्स हैं, जो कैवेलियर पोएट्स हैं जिनको कहा जाता है फॉलोवर्स ऑफ जॉन डन, है ना, फॉलोवर्स ऑफ जॉन डन, कैवेलियर पोएट्स, जिसमें आपके कौन कौन से कैवेलियर पोएट्स में? हेनरी वॉन, रिचर्ड क्रॉशो, है ना, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट जो टेम्पल पोम के लिए जान जाते हैं, एंड्रयू मार्विल, ये सारे के सारे कैवेलियर पोएट्स हैं। तो ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, इन मेटाफिजिकल पोएट्स को जो है यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्स को जो है आप कह सकते हो कि इनके वर्क्स में क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि इनके वर्क्स में इंटेलेक्चुअल, विटी, आर्गुमेंटेटिव पोइट्री जो है वो आपको मिलेगी। इनकी राइटिंग्स जो है आप पढ़ोगे जब, और इसके अंदर कंसीट्स का जो है भर भर के यूज किया गया है। कंसीट्स का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी वर्क पढ़ते हो तो उसको जब आप पढ़ोगे उसमें जो है मेटाफर्स का यूज तो किया गया है, बट ऐसा मेटाफर जो उनका एक दूसरे के साथ लेना देना ही नहीं है। जैसे कि आपको लवर्स हैं, जैसे फॉरबिडिंग मोरिंग वैलिडिक्शन जो है इसके अंदर कंपास के साथ जो है कंपेयर कर दिया कि ये जो है कंपास का जो है आप कह सकते हो दो जो है इसके लेग हैं, तो एक जो है लवर है और वो घूम फिर के जो है वापस से अपने बिलव्ड के पास आ जाएगा। इसका मतलब ये कंपास के जो आपको कह सकते हो दो ये होते पार्ट्स होते, इसके साथ कंपेयर कर दिया गया बाय द जॉन डन इन वैलिडिक्शन। तो जो फार फेच्ड इमेजरी यूज की गई, मतलब इन दो आप कह सकते हो जैसे कंपास के दो पार्ट होते हैं, इनको दोनों एलिमेंट्स को जो है लवर अज्यूम कर लेना, इमेजिन कर लेना, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो आप कह सकते हो ऐसे फार फेच्ड जो आप कंपैरिजन यूज किए गए हैं, कंसीट्स यूज किए गए हैं बाय द मेटाफिजिकल पोएट्स, जो उनको क्या बनाते हैं? इंटेलेक्चुअल और विटी बनाते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया? ब्लेंडिंग डेस्परेट आइडियाज। क्या है? एक्सटेंडेड सरप्राइजिंग मेटाफर। कंसीट का मतलब है ब्लेंडिंग डेस्परेट आइडियाज। लवर्स को कंपास के साथ कंपेयर कर दिया गया वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के अंदर। थीम्स है इसमें लव, डेथ, रिलीजन, फिलॉसफी, ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल, कॉलिक्वल लैंग्वेज, पैराडॉक्सिस, और इसके अंदर जो है भर भर के सिंटेक्स और पंस और आयरनी का यूज किया गया। तो आप कह सकते हो कि इनको जो है बहुत ज्यादा ज्ञान था, दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल। उनको जो है आप जब इनके वर्क्स को पढ़ोगे ना, टू कैच अ फॉलिंग स्टार पढ़ोगे, यू विल गेट टू नो कि इसको जो है मिथ की भी नॉलेज है, इसको साइंस की भी नॉलेज है, मेटाफिजिकल पॉइंट्स को इनको जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते हो स्टडी किया है इन्होंने एंशिएंट राइटर्स को, या आप कह सकते हो जिसकी वजह से इनके अंदर इतना इंसाइट हुआ है कि ये अपने वर्क के अंदर, एक वर्क के अंदर बहुत सारे जो है कंसीट्स और मेटाफर्स का यूज कर पा रहे हैं। तो ये आप कह सकते हो कि की फीचर्स हैं रिलेटेड टू योर मेटाफिजिकल पोएट्री। इसके पॉइंट्स का आपने देख ही लिया कि डन के सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स हैं, हॉली सॉनेट्स कहा जाता है। जॉर्ज हर्बर्ट के टेम्पल जो पोम है वो फेमस है। एंड्रयू मार्वेल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। हेनरी वॉन, रिचर्ड क्रॉशो, और कंसीट्स जो हैं वो क्या है मैं आपको बता भी चुकी हूं ऊपर। ये एक्सटेंडेड और इंडिजिनियस कंपैरिजन बिटवीन सिमिलरली डिसिमिलर थिंग्स, यानी लवर्स को कंपास कह देना अपने, यानी कंपास एक आप कह सकते हो आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसको कंपेयर कर दिया लवर्स के साथ। तो ये फार फेच्ड इमेजरी जो है यूज करने का
काम किसने किया? मेटाफिजिकल पोएट्स ने। देन वी हैव जैकोबियन एज, अंडर जो है जेम्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में 1603 टू 1625 ये पीरियड था, और ये रेनेसां के बाद का जो पीरियड था वो पीरियड था जिसमें पॉलिटिकल, देखिए एलिजाबेथ जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड था। एलिजाबेथ ने फर्स्ट जब तक अपने उस पे थ्रोन पे रही हैं वो काफी स्टेबिलिटी का टाइम पीरियड था, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उस टाइम, लोग उनको ओबे करते थे, ऑर्डर एंड रूल अच्छे से चलता था। एलिजाबेथ ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है अपना टाइम पीरियड निकाला, और जिसकी वजह से जो राइटर्स हैं उनको मौका मिला, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, हर तरफ जो है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, तो क्या होगा? हर कोई बंदा जो है वो ग्रोथ करेगा, और ऐसा ही कुछ राइटर्स के साथ हुआ। उस टाइम पीरियड में राइटर्स ने बहुत ग्रो किया। लेकिन अब जैसे जेम्स फर्स्ट का पीरियड आया तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, गन पाउडर प्लॉट आ गया। गन पाउडर प्लॉट क्या था आपको भी बताऊंगी मैं क्या था, कि कॉन्स्पायरेसी की गई थी किसी पर्सन के खिलाफ। तो ऐसी कॉन्स्पायरेसी जब आप सोसाइटी में देखोगे, देखिए आप जैसा देखोगे लिटरेचर जो है उसको वैसा का वैसा हूबहू अपने वर्क्स में दिखाता है। तो जैसी देन सोसाइटी थी, जैसे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, उसी को वो कॉपी करते थे। वो मिरर ऑफ द सोसाइटी होते थे लिटरेचर उस टाइम पे, आज भी हैं। तो जो उस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी, कॉन्स्पायरेसी वाले प्लॉट्स देखे, तो राइटर्स ने वो सारी चीजें अपने वर्क्स में डाल दी। जैसे आप देखिए कि गन पाउडर प्लॉट जो था वो 5 नवंबर, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1605 को आया। ये क्या था? एक फेल्ड कॉन्स्पायरेसी, मतलब इन्होंने कॉन्स्पायरेसी तो की, किसने की? इंग्लिश कैथोलिक्स ने। किसको असैसिनेट करने के लिए? जेम्स फर्स्ट का मर्डर करने के लिए इन्होंने कॉन्स्पायरेसी रची, लेकिन ये फेलियर हुई, ये सक्सेसफुल नहीं हुई। डिस्ट्रॉय द इंग्लिश पार्लियामेंट ऑन 5 नवंबर 1605। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कॉन्स्पायरेटर कौन थे? जो मेन था वो रॉबर्ट गेट्सबी, गाय फॉकस, थॉमस पर्सी एंड टॉमस विंटोर। तो ये जो है आपको याद रखने हैं। रॉबर्ट गेट्सबी जो है वो मेन था, गाय फॉकस जो है वो जिसने प्लॉट बनाया था, सारा का सारा जो क्रिएट किया था वो गाय फॉकस ने किया था। थॉमस पर्सी और टॉमस विंटर, ये चार जो यहाँ पे पर्सन हैं वो मेन कॉन्स्पायरेटर्स हैं इस गन पाउडर प्लॉट के। तो आपको चारों के नाम याद रखने हैं। अब देखिए जैसा वहां का माहौल था उसके हिसाब से रिवेंज बदला लेंगे। सिटी कॉमेडीज, मास्क, शेक्सपियर की लेटर ट्रेजेडीज, जैसे आप किंग लियर, मैकबेथ। मैकबेथ में तो यही है, गन पाउडर प्लॉट जैसा ही है कि मैकबेथ जो है वो डंकन को मारने के लिए कितनी कॉन्स्पायरेसीज करता है। तो जो आप देखोगे वही अपने वर्क्स में आप लेकर आओगे। तो आप देख सकते हो कि शेक्सपियर के वर्क्स में भी आपको देखने को मिलती है। बेन जॉनसन की कॉमेडीज भी कुछ ऐसी हैं, ठीक है। थीम इसके अंदर डीके, मेलनकली, मॉरल एम्बिग्विटी और पावर स्ट्रगल के बारे में जो है वो दिया गया था। तो जैकोबियन पीरियड के बारे में आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका टाइम पीरियड किसके अंडर था, ये इसकी खास बातें आपसे पूछ सकता है। गन पाउडर प्लॉट जो है कौन सी एज से बिलोंग करता है? जैकोबियन एज से, ठीक है। कौन कौन उसमें थे ये भी आपको ध्यान रखना। और इस टाइम पे जॉनरास क्या थे? रिवेंज के ऊपर लिखे जाते थे। जैसे वेबस्टर का डचेस माल्फी जो है आपने पढ़ा होगा, सेम था। उसके बाद अपने पास आता है नियो क्लासिकल पीरियड। देखिए रेस्टोरेशन पीरियड जो है उसको बेसिकली 3 कैटेगरीज में जो है बाइफरकेट किया जाता है। कैसे कैसे? जो रेस्टोरेशन पीरियड है, रेस्टोरेशन पीरियड को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है एज ऑफ ड्राइडन, एक है एज ऑफ पोप, और एक है एज ऑफ सैमुअल जॉनसन। एज ऑफ सैमुअल जॉनसन। जो एज ऑफ ड्राइडन है वो लगभग 1662 लेकर के 1700 तक जो है वो एज ऑफ ड्राइडन है। 1700 से लेकर के 1745 तक पोप की एज है, और सैमुअल जॉनसन की 1745 से लेकर के लगभग आप कह सकते हो 1798 जब लिरिकल बैलेट जो है पब्लिश होता है तब तक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड को 3 आगे भागों में, क्योंकि 1660 से लेकर लगभग 1800 तक का, 1785 तक का पीरियड जो है वो आपका न्यो क्लासिकल पीरियड कहला देता है। कुछ कुछ बुक्स में जो है 98 मिलता है, वैसे 85 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना कंफ्यूजिंग नहीं देंगे एग्जाम में। ड्राइडन का 1660 टू 1700, इसको ड्राइडन की एज को नियो क्लासिकल एज या इसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। ड्राइडन की एज को क्या कहा जाता है? रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। पोप की एज को क्या कहा जाता है? एज ऑफ एनलाइटनमेंट या ऑगस्टन पीरियड भी कहते हैं। और सैमुअल जॉनसन की जो एज है उसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। तो आपको इन तीनों का बाइफिकेशन ध्यान रखना है कि रेस्टोरेशन पीरियड था जो आपका ड्राइडन का 1660 टू 1700, तो ऑगस्टन हो गया आपका पोप का, और वो जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी आपका हो गया सैमुअल जॉनसन का। ये रिएक्शन था टू द सिविल वॉर क्योस, एम्फेसिस ऑन ऑर्डर, रीजन एंड क्लासिकल, जैसे कि रोमन ऑगस्टन मॉडल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन था अगेंस्ट द सिविल वॉर क्योस, कि सिविल वॉर के ड्यूरिंग जो भी केओस एंड कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके अगेंस्ट रिएक्शन था ये रेस्टोरेशन पीरियड।
अब इसके जो की फीचर्स हैं वो क्या है, आपको पता है कि ड्राइडन ने शुरू किया था रीजन को, है ना, यानी वो बात करते थे अब दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है, जो भी वर्ड लिखने हैं वो यहां से लिखने हैं, दिल से नहीं लिखने। यानी ड्राइडन ने जो काम शुरू किया था, रीजन को बिगिन किया था, और पोप ने क्या किया था, इसको परफेक्ट किया था। यानी पोप के वर्क जब आप उनके पढ़ोगे हीरोइक कपलेट्स को, आप देखोगे उन कपलेट्स में 2 लाइनों में ही सारा का सारा जो है आपको मीनिंग कन्वे हो जाता है। तो ऐसे हीरोइक कपलेट्स के लिए जाने जाते हैं पोप, यानी उन्हें परफेक्ट किया था रीजन को, दिमाग लगा लगा के अपने वर्क्स लिखे थे। लेकिन सैमुअल जॉनसन किस में आगे, उन्होंने रीजन को रिप्लेस कर दिया बाय इमोशन, और जो आगे जाकर के क्या करेगा, रेस्टोरेशन पीरियड, सॉरी रोमांटिक पीरियड की नींव रखेगा। क्योंकि पता है इमोशन एंड इमेजिनेशन, आपको पता है रोमांटिक एज की खास बात है इमेजिनेशन। तो सैमुअल जॉनसन ने जो इमोशन जो क्रिएट किया था अपने वर्क्स के थ्रू, जैसे रेसेलेस आप पढ़ोगे उनका वर्क, है ना, जो लाइव्स ऑफ द पोइट्स पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि सैमुअल जॉनसन ने जो है आपके रीजन को रिप्लेस कर दिया बाय द इमोशन इटसेल्फ। अब देखिए, रीजन, रिस्ट्रेन, डेकोरम, सेटायर, डायडेक्टिसिज्म, रूल्स फ्रॉम एरिस्टोटल, होरेस, ये सारे के सारे करने लग गए न्यो क्लासिकल राइटर्स। मतलब जो आपके एंशिएंट टाइम में जो राइटर्स रूल एंड रेगुलेशंस के साथ लिखते थे, जैसे एरिस्टोटल, होरेस, वो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशंस यूज करने लग गए न्यो क्लासिकल। इन्होंने हेरोइक कपलेट्स लिखी जैसे पोप ने, सेटायर लिखी, ऐसे लिखे, नोवेल का राइज हुआ जैसे डेफो, और जो फोर व्हील्स ऑफ नोवेल्स हैं वो, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये फेमस हुआ। अब आपको पता होना चाहिए हीरोइक कपलेट क्या है। हीरोइक कपलेट क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव राइमिंग लाइंस होती है, यानी उन लाइंस की आपस में क्या होती है, राइमिंग होती है, और उनको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। यानी उसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, 5 और 5 के, यानी 5 अनस्ट्रेस और 5 स्ट्रेस के पेयर बने होते हैं एक लाइन के अंदर, और इनको जो है राइमिंग में लिखा जाता है और आयम्बिक पेंटामीटर में। इसको हम कहते हैं हीरोइक कपलेट, जिसके लिए कौन जान जाते हैं, अलेक्जेंडर पोप। और आपको पता है रेप ऑफ द लॉक जो है रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, जो बेलिंडा उसका मेन कैरेक्टर है, उसको भी उन्होंने किसमें लिखा है, हीरोइक कपलेट में। मोक एपिक जो है, जिसमें छोटे से ट्रिवियल से मेथड को क्या किया जाता है, सॉरी ट्रिवियल से इंसिडेंट को क्या किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ड्राइडन जो है वो हीरोइक कपलेट के लिए फेमस है, मोक एपिक के लिए फेमस है पोप। तो ट्रिवियल इंसिडेंट को जो है ह्यूमरसली डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि बेलिंडा का जो लोक काट दिया जाता है, और उस लोक के ऊपर पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है, पूरा का पूरा जो आपका कह सकते हो वर्क है, वो बेस्ड है, और उसमें छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो ड्राइडन जो है, पोप जो हैं, ये सारे के सारे मेजर फिगर्स हो गए। और प्लस आपके जो हैं स्विफ्ट, जो गुलिवर्स ट्रेवल्स के लिए जाने जाते हैं, जॉनसन और एडिसन और स्टील, आपको पता है कि ये उस टाइम के पीरियोडिकल्स को लिखा करते थे, इसके लिए जाने जाते हैं। तो मेजर फिगर्स जो है न्यो क्लासिकल पीरियड्स के ये हैं। इससे क्या हुआ, देखिए, राइज ऑफ मिडिल क्लास हुई, कॉफी हाउस कल्चर, क्योंकि जैसे नोवेल आया तो नोवेल से क्या हुआ, मिडिल क्लास, कॉफी हाउस कल्चर, साइंटिफिक नेशनलिज्म जो है वो आ गया था। फिर धीरे धीरे जो है आप कह सकते हो कुछ ऐसे राइटर्स आए, स्क्रिबलर्स क्लब, उन्होंने एक क्या किया, एक ग्रुप बनाया, किस लिए, जो फॉल्स लर्निंग और जो बैड टेस्ट है कुछ राइटर्स का, यानी कुछ राइटर्स क्या कर रहे थे इस टाइम पीरियड में, पैसे के लिए जो उनको कहा जाता था वैसा लिख देते थे, एंटरटेनिंग विदाउट एनी डायडेक्टिसिज्म। तो ये कुछ राइटर्स थे, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गे, जैसे डॉक्टर आर्बुथनोट जो कि फ्रेंड ऑफ पोप हैं। इन्होंने क्या किया था, इन जो है, जो अभी गिने चुने जो राइटर्स जो पैसे के लिए कुछ भी लिख रहे हैं, फॉल्स लर्निंग और बैड टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको रेडिक्यूल करने के लिए क्लब का फॉर्म किया, क्लब का फॉर्मेशन किया, और उस क्लब का नाम था स्क्रिबलर्स क्लब। आई होप ये फैक्ट्स जो हैं आपको याद हो गए होंगे, और आप इनको बार बार रिवाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन वी हैव रोमांटिक एज। रोमांटिक एज आपको पता है, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, आपने देखा होगा, जो शांति की, इमेजिनेशंस की, जो कह सकते हो बैक टू नेचर की बात करते हैं, वो है हमारे रोमांटिक राइटर्स, जिनको लेक पोइट्स भी कहा जाता है या लेकर्स भी कहा जाता है। तो ये क्या था, रिएक्शन था अगेंस्ट न्यो क्लासिकल रैशनलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इमोशन के ऊपर जो है बात करते थे, फोकस करते थे, इमेजिनेशन के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, नेचर एंड सबलाइम की, यानी द फीलिंग ऑफ ऑ, उसकी ये बात करते हैं, एंड स्पार्क्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन लिरिकल बैलेड्स। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा 1789 में हुआ था, इससे ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और लिरिकल बैलेड्स जो है वो इन्होंने 1798 में लिख करके फाउंडेशन रखी थी रोमांटिक एज की। तो आई होप आपको पता चल गया कि रिएक्शन था न्यो क्लासिकल, यानी बिफोर, जो इसके जस्ट बिफोर जो एज थी उसके खिलाफ
ये इमोशन और इमेजिनेशन पे बेस्ड बातें करते थे, नेचर, इंडिविजुअलिज्म और सबलाइम की बातें करते थे। इनके की फीचर्स हैं कि स्पॉन्टेनियस पोइट्री क्या है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ठीक है, यानी जो आपको मूव कर दे, जो आपके हार्ट को, यानी आप किसी भी जो है इमोशन, किसी भी ऐसे फियर में या स्ट्रेस में है तो अचानक से आपके जो इमोशन है उसको मूव कर दे, वो है पोइट्री, और उसको ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स कहा है। मेजर जो है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज है इसके अंदर। केट्स जो है वो सेंशुअस ऑड्स के लिए जाने जाते हैं। शैले जो है वो रेडिकल आइडियलिज्म के लिए जाना जाता है, यानी इनके आइडियाज बहुत रेडिकल हुआ करते थे। ठीक है, मेक मी दाई लायर, है ना, जैसे कहते हैं शैले। और टू द वेस्ट विंड, पीवी शैले का जो वर्क है, ठीक है, और टू वेस्ट विंड में कह रहे हैं कि मुझे अपना लायर बना लो, तुम्हारे जैसे तुम, वेस्ट विंड वो कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे आइडियाज, जैसे तुम मतलब ऐसे एक शहर से दूसरे शहर फ्लो हो रही हो, वैसे मेरी आइडियाज को भी स्प्रेड कर दो आप, है ना, इस तरीके से कह रहे हैं। बायरन जो है, बायरन एक हीरो के लिए, और ब्लेक जो है, विलियम ब्लेक, जिनको कई बार रोमांटिक, प्री रोमांटिक भी कहा जाता है, विजनरी काइंड ऑफ जो है राइटर्स थे। तो आपको ये राइटर्स ध्यान रखने हैं। इसी राइटर में इस टाइम में जो है प्रोज अपने पीक पे था, जैसे वॉल्टर स्कॉट के हिस्टोरिकल नॉवेल्स, बेवरली नॉवेल्स बहुत फेमस हैं। ऑस्टन के जो नॉवेल्स हैं सोशल रियलिज्म विद आयरनी के साथ लिखे गए हैं। तो ये कुछ राइटर्स थे, जैसे कि पोएट्स तो ये हो गए, और जो नॉवलिस्ट हैं आपके ये हो गए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे मोटे जो है कुछ उनकी स्कूल्स की, जैसे सैटेनिक स्कूल। ये टर्म जो है उन पोएट्स को क्रिटिक करने के लिए जो है यूज की गई थी, जो रिबेलियस थे स्पिरिट से, रिजेंबल मिल्टन सैटन। जब मिल्टन के सैटन के साथ जो है उनका कंपैरिजन किया गया था, उनको सैटेनिक स्कूल जो है नाम दिया गया था। कोकने स्कूल जो है, जो लंदन बेस्ड राइटर्स थे, जैसे कि ली हंट और जॉन कीट्स, उनकी जो टंग है, यानी उनकी जो लैंग्वेज है, थोड़ी सी आप कह सकते हो वो लंदन बेस्ड राइटर्स थे, लंदन की राइट थी, तो इनको जो है कॉकनी स्कूल, मतलब कुछ इनके ऐसे एक्सेंट आते थे कि जो बाकी पढ़े लिखे जो राइटर से ज्यादा वो अपने आप को महान समझ करके इनको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको कॉकनी स्कूल का नाम दे दिया। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? कीट्स ने कहा है कि एक पोएट जो है वो जो भी मिस्ट्री अनसर्टेनिटी अपने वर्क्स में यूज करता है, उन अनसर्टेनिटीज को और मिस्ट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी कि उन्होंने कहा कि शेक्सपियर में इसकी कमी थी। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है ये टर्म किसने कॉइन की है? कीट्स ने की है। और आपको जो है ये याद रखना है कि इसमें शेक्सपियर का एग्जाम्पल है। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब ये है कि जब आप किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को एंजॉय करना चाहते हो तो आप कुछ टाइम के लिए आपका जो सच है उसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दो, इमेजिनेशंस की दुनिया में आ जाओ। जो भी सुपरनैचुरल, जैसे राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को आप पढ़ते हैं, एंशिएंट मैरिनर जो लिखा गया एस.टी. कॉलरिज के द्वारा, तो जब आप उसको पढ़ें तो आप अपने एक बार कुछ टाइम के लिए अपने रीजन को, अपने दिमाग को साइड में रखें और फिर उसको पढ़ें। यू विल गेट द प्लेजर। जो आपको चाहिए, जो आप एंजॉय करना चाहते हो, उस वर्क को पढ़ करके वो तभी आ सकती है अगर आप जो है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यानी जान करके अपने जो बिलीफ है उसको आपने छोड़ देना है साइड में, तभी आप किसी लिटरेचर को एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद जो है विक्टोरियन पीरियड, क्वीन विक्टोरिया 1837। देखिए ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने, 1837 से 1901 तक विक्टोरियन पीरियड था। इसमें क्या हुआ था आपको पता है? इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी आ गई थी, सोशल इश्यूज जैसे पॉवर्टी, क्लास डिवाइड, डाउट, है ना। क्या हुआ था कि एक साइड तो ऐसे राइटर्स थे जो गॉड में बिलीव करते थे, यानी जिनको फेथ था, और एक तरफ एक ऐसी क्लास समर्ज हो गई थी जो किसमें? डार्विन की थियरी में जो है बिलीव करती थी। यानी अब तक तो क्या था, सब कुछ ही चल रहा था, ये भगवान जो चाहे वो करेगा, भगवान ने जो चाहा वो होगा, है ना। अब डार्विन ने कह दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, यानी जो अपने ऊपर विश्वास करके रहेगा या अपना जो है आप कह सकते हो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करेगा, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वही सर्वाइव कर पाएगा। तो एक जो है ग्रुप वो बन गया, तो इसको कहते हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। यानी एक तरफ तो वो वाली क्लास है जो फेथ गॉड में बिलीव कर रही है, और एक ऐसी है जो साइंटिफिक चीजों में जो है बिलीव कर रही है, साइंटिफिक ट्रूथ को जो है मानती है। तो इसको विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है ना। ये क्या था? अटेम्प्ट टू रिकंसाइल रिलीजियस फेथ विद साइंटिफिक डिस्कवरीज, यानी एक साइड तो रिलीजियस फेथ वाली क्लास थी, दूसरी साइड साइंटिफिक डिस्कवरी। यानी कुछ लोग थे जो भगवान को मान रहे थे, वो साइंस को नकार रहे थे, कुछ ऐसे थे जो साइंस वाले वो ना तो भगवान को प्रॉपरली जो है वो कर पा रहे, नकार पा रहे, और ना वो इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहे। यानी ये बीच की सी मीडियोकर जो है काइंड ऑफ, यहाँ पर आप कह सकते हो एक सोसाइटी जो है क्रिएट हो गई थी। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास आपका जो है वंडरिंग बिटवीन, यानी जो आपके मैथ्यू आर्नल्ड हैं, उन्होंने एक वर्क लिखा है कि स्टैंजास फ्रॉम द ग्रैंड चर्च्यूज। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा कि वंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, यानी एक तो रिलीजियस फेथ और एक साइंटिफिक डिस्कवरी, कि अभी हमारा जो समाज है इन दो चीजों के बीच में क्या कर रहा है? वंडर कर रहा है।
एक तो डेड हो चुका है, यानी फेथ तो लोगों का डेड हो चुका है, विश्वास उठ चुका है, और दूसरा पावरलेस टू बी बोर्न, यानी साइंटिफिक डिस्कवरी इतने अच्छे से अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, लेकिन जो हमारा फेथ है वो डगमगा चुका है। तो आप कह सकते हो वन इज डेड एंड द अदर पावरलेस टू बी बोर्न, कि अभी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो इतने जो है सेकंड्स में जो है वो इसको ओवरकम कर ले। तो ये जो है कोट आपको याद रखनी, स्टैंजास फ्रॉम द ग्रैंड चैट्रियर्स जो है उसमें से आई है, दैट शोज द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद आपको पता है नोवेल एज डोमिनेंट फॉर्म थी इसकी, जैसे रियलिज्म, सोशल क्रिटिक्स, डिकेंस के वर्क में, आपको विक्टोरियन एज के राइटर्स में पता होना चाहिए। हार्डी जो है, टेरिसन जो है, ब्राउनिंग जो है, ये राइटर्स जो हैं, आर्नल्ड हैं, ये सारे के सारे जो हैं इस एज के फेमस राइटर्स थे। प्री रेफलेक्ट ब्रदरहुड जो है वो यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ग्रुप था, जिसको पीआरबी पोइट्स कहते हैं, और इनका 1848 में द जर्म के नाम से एक मैगजीन पब्लिश होती है, ठीक है, द जर्म। तो ये पीआरबी पोइट से रिलेटेड थी। ये मूवमेंट था जो एकेडमिक कन्वेंशन और सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्ट बिफोर राफेल। तो आपको ध्यान रखना है, ये ओपोज करते हैं राफेल से पहले की जो आर्ट है, वो कहते हैं वो कोई आर्ट थोड़ी ना थी, उसको ओपोज कर रहे हैं वो। और इनको पीआरबी पोइट्स कहते हैं। अपने वर्क के अंदर ये क्या लेकर आते हैं, ये कहते हैं कि हमें क्लियर लिखना चाहिए, हमें प्रिसिजन के साथ लिखना चाहिए। जैसे कि आप इसमें कुछ राइटर्स के नाम देखोगे, डीजी रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी, विलियम मॉरिस, इनके वर्क्स को अगर आप पढ़ोगे यू विल गेट टू नो कि इन्होंने अपने जो वर्क्स लिखे हैं वो जो आपकी एकेडमिक कन्वेंशंस हैं उनको नकार रहे हैं, ठीक है। तो आप इनके वर्क्स को थोड़ा सा देख लें। ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको पता ही है कि आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर एक कैरेक्टर जो है वो एक स्पीकर होता है और वो बोल रहा होता है, ठीक है, एक नरेट कर रहा होता है पोइट्री के थ्रू, और दूसरा जो उसके सामने खड़ा है वो लिसनर है, लेकिन वो साइलेंट है, वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव लिसनर है। तो इसमें लिसनर होता है और इसके अंदर जो बोल रहा होता है वो नरेटर, जो स्पीकर है, स्पीकर जो है अपने पूरे के पूरे इमोशंस को जो है वो बता रहा होता है उस साइलेंट लिसनर को। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। जैसे कि माय लास्ट डचेस रिटन बाय कौन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है कि कैसे मैंने इन एजेस को बाइफरकेट किया है। देन लास्ट सेकंड स्लाइड वी हैव मॉडर्न एज। अब देखिए यहां तक हमने देख लिया कि कैसे एलिजाबेथन पीरियड से लेकर के रोमांटिक एज तक हम लोगों कैसे कैसे जो है चेंजेस आए थे लिटरेरी पीरियड्स में, कौन कौन से राइटर्स आए, कौन कौन से जॉनरास जो एग्जिस्टेंस में आए। अब मॉडर्न राइटिंग्स आ गई। अब ये टाइम पीरियड था भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, जिसमें बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखा गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइको एनालिसिस, फ्रॉड ने जो है इसके अंदर टर्म दी, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। उन्हें लगता था कि आगे क्या, कुछ नहीं उनको समझ आ रहा था। अर्बनाइजेशन हो चुका था, ठीक है, लोगों की नौकरियां चली गई थी अर्बनाइजेशन के कारण, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटेशन विद द फॉर्म। अब यहाँ पे जो राइटर्स ने जो है वो क्या किया था, फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। यानी अब राइटर्स जो है वो अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट के साथ लिखने लग गए थे, जस्ट लाइक वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, जिसमें पहले क्या था कि सब कुछ लीनियरली चल रहा है। आपको समझ आ रहा है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में भी राइटर्स लिखा करते। अब वर्जीनिया वुल्फ ने क्या करना शुरू कर दिया, फ्लो ऑफ थॉट, यानी जो इनर जो हमारा चल रहा है, जो साइकोलॉजिकल जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं, उनको अपने वर्क्स में लाने की कोशिश की। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे है। तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो आ चुकी थी, अनरिलायबल नरेटर हो चुका था, अल्यूजन और आयरनी का यूज किया जाने लगा। जैसे जॉयस का यूलिसिस, वुल्फ का मिसेस डेलोवे, एलियट का वेस्टलैंड, कॉनरैड, लॉरेंस, ठीक है, जोसेफ कॉनरैड हार्ट ऑफ डार्कनेस, डीएच लॉरेंस का आपका जो है जैसे एडिपस कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा, डीएच लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स में, है ना। तो एडिपस कॉम्प्लेक्स, येट्स एंड ऑर्डन, ये जो पॉइंट्स थे से इसके। तो जो मॉडर्न एज है हमारी, वो कंप्लीटली कैसी एज थी, न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। जो हमारे नैरेटर है वो अनरिलायबल नैरेटर्स हैं, अल्यूजन्स हैं, आयरनी यूज की जा रही है। और इसके अंदर जो थीम था वो कैसा था, एलाइनेशन, लॉस ऑफ फेथ, आइडेंटिटी क्राइसिस, वॉर के ट्रॉमा के बारे में, इन सब चीजों के बारे में था। इससे एक और जो है ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्लूम्सबरी ग्रुप। ये सर्कल था इंटेलेक्चुअल्स का जो आर्ट पे, कल्चर पे और पर्सनल फ्रीडम की बात करते थे। और इसमें एक तो है हमारी वर्जीनिया वुल्फ, एक है ई.एम. फॉस्टर और एक है लिटन स्ट्रेची, ठीक है, ये इसके मेंबर्स थे। आपको ध्यान रखना है ब्लूम्सबरी ग्रुप बिलोंग्स टू मॉडर्न एज, और इसके कौन कौन से राइटर्स थे, वर्जीनिया वुल्फ, ई.एम. फॉस्टर और लिटन स्ट्रेची। उसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए आपको पता है कौन जानी जाती हैं, आपकी वर्जीनिया वुल्फ ही जानी जाती है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें क्या होता है, एक नैरेटिव टेक्निक, यानी कहानी की एक टेक्निक है जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, आपको पता है टीएस एलियट ने इसको कॉइन किया था, है ना। और ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस हैं यूज्ड टू इवोक अ पर्टिकुलर इमोशन, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके साथ जो है किसी इमोशन का जुड़ा होना,
जो है उसको इवोक करना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। यानी जैसे आप कह सकते हो कि कोई भी एक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो किसी इमोशन के कारण जो है हम उस काम को कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे अभी आप सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है कि आपको जॉब लग के, सिक्योर जॉब लग करके अपना जो लाइफ है उसको सेटल करना है। सो आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है यहाँ पर। तो टीएस एलियट जो है वो इसी को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करते हैं, और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो टीएस एलियट का हैमलेट का देते हैं, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो हमारी पड़ती है 1945 से लेकर के, जो पर कंटेम्प्रेरी पीरियड भी आप इसको कह सकते हो। इसमें क्या हो गया था, स्केप्टिसिज्म टुवर्ड ग्रैंड नैरेटिव्स जैसे लियोटार्ड। अब ग्रैंड नैरेटिव्स के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ग्रैंड नैरेटिव्स के लिए कौन जान चाहते हैं, लियोटार्ड। प्लेफुलनेस आ गई थी वर्क्स में, बहुत सारे वर्क्स को मिला करके जो है एक वर्क के अंदर डाल दिया जाता था। मेटाफिक्शन यानी कहानी के अंदर कहानी के बारे में बात हो रही है, फ्रेगमेंटेशन की बात की जाती थी, मल्टीकल्चरलिज्म की बात की जाती, आयरनी, ब्लरिंग हाई एंड लो कल्चर, ये वर्ल्ड वॉर 2 से इंफ्लुएंस थे, ये बात याद रखनी है। मॉडर्न वाले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, ये वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि आपको पता है 1939 से लेकर के 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था, और ये 45 के बाद के पीरियड की हम बात कर रहे हैं। कोल्ड वॉर, ग्लोबलाइजेशन, थ्योरी ऑफ डेरिडा एंड फूको, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब की फीचर्स हैं इसके, पेस्टिज, पैरोडी के फॉर्म में लिखते थे, मैजिक रियलिज्म जैसे सलमान रश्दी, हाइपर रियलिटी की बात करते हैं, ठीक है, और कुछ ऑथर्स हैं जैसे टॉमस बैकेट का है। ये आपको ना मैंने सिंपल लाइनें दे दी, पेस्टिज, पैरोडी, मैजिक रियलिज्म, हाइपर रियलिटी, आप इन टर्म को ही याद रख लोगे तो बहुत है। आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न प्री पोस्ट मॉडर्न एज में ये सारे के सारे जो है फीचर्स थे उसके। बैकेट ने अपसर्ड ड्रामा के बारे में लिखा है, फाउल्स, रश्दी, एटवुड, ये कैनेडियन राइटर हैं, कार्टर, एमिस, ये हेनी और ह्यूज, ये पोइट्स हो गए इस एज के। तो ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको अब्सर्ड राइटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। टॉमस बैकेट का वेटिंग फॉर गोदो आपने पढ़ा ही होगा। रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ, कंज्यूमरिज्म, आइडेंटिटी, इनके मेन थीम होते थे। अब देखिए ये बात याद रखना, थिएटर ऑफ अब्सर्ड जो है ये ड्रामा था जो जीवन के मीनिंगलेसनेस के बारे में, अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करते हैं। यानी आपने वेटिंग फॉर गोदो देखा होगा कि इसका प्लॉट कैसा है, जहां से कहानी शुरू होती है वहीं पे वापस आकर खत्म हो जाती है। यानी कि इलॉजिकल प्लॉट है, वो किसका वेट कर रहे हैं, कोई अननोन पर्सन का वेट करें जो कभी नहीं आने वाला है ना। तो वेटिंग फॉर गोदो इलॉजिकल प्लॉट है इसका। रिपीटेशन यानी बार बार वो सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक्शन फॉरवर्ड नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो क्या है, रिपीटेशन ले रहे हैं बार बार। सर्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब जहां से आपका जो है प्ले शुरू होता है वहीं वापस खत्म हो जाता है। और एग्जिस्टेंशियल थीम कि क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ है उसकी बात करते हैं। जैसे सैमुअल बैकेट, हेरोल्ड पिंटो का आपने बर्थडे पार्टी पढ़ा होगा, यूजेन इनेस्को, ये सारे के सारे राइटर्स जो हैं वो आपके थिएटर ऑफ अब्सर्ड से बिलोंग करते हैं। मेटाफिक्शन क्या होता है, फिक्शन दैट कॉन्शियसली ड्रॉ अटेंशन टू इट्स ऑन फिक्शनल नेचर। मेटाफिक्शन का मतलब जो फिक्शन के बारे में ही बात करे, ठीक है, फिक्शन होकर के खुद फिक्शन के बारे में बताइए। यानी कोई स्टोरी है वो स्टोरी टेलिंग के बारे में है, तो ऑब्वियसली वो आपका किसका एग्जांपल है, मेटाफिक्शन। इंटरटेक्सुअलिटी जो है द शेपिंग ऑफ अ टेक्स्ट मीनिंग थ्रू रेफरेंसेस टू अदर टेक्स्ट। जैसे मान लो मैं कोई वर्क लिख रही हूँ, उसमें मैं महाभारत से एलिमेंट ले लेती हूँ, उसमें मैं रामायण से ले लेती हूँ, उसमें मैं जो है किसी और राइटर का कोई वर्क लिखा हुआ है इससे रिलेटेड उसको भी अपने वर्क में डाल देती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट को मिला करके डाल रही हूँ, दैट इज इंटरटेक्सुअलिटी, ठीक है। तो इंटरटेक्सुअलिटी जो है वो टेक्स्ट मीनिंग थ्रू रेफरेंसेस टू अदर टेक्स्ट की रेफरेंस दे करके हम उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल है ना टीएस एलियट का वेस्टलैंड है। उसमें देखिए आपने पढ़ा होगा कि शांति है शांति है शांति है, तो आपका ये हिंदू स्क्रिप्चर से जो है लिया गया है, तो आप कह सकते हो कि वो सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरटेक्सुअलिटी का। तो बेसिकली वी हैव ड्रॉ दिस कंक्लूजन कि सबसे पहले रेनेसां ह्यूमैनिज्म आया, फिर न्यो क्लासिकल ऑर्डर आया, फिर रोमांटिक इमोशन आया उसकी जगह पर, फिर विक्टोरियन रियलिज्म आया, फिर मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न फ्रेगमेंटेशन आया। तो आपको एक जेन्युइन जो है और एक ऑथेंटिक जो है एक आउटलाइन मिल गई कि कैसे जो है लिटरेरी पीरियड्स को बाइफरकेट किया गया, कौन कौन से राइटर्स थे, कौन कौन सी टर्म्स थे और टर्म्स का मीनिंग क्या था। So I hope you enjoyed my class, and if you want these kind of videos, please do comment in the comment section, and thank you so much for watching me.